हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। मैं मनु चौधरी आपको आज संस्कृत की पहली क्लास बताता हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत में किसी भी तरीके की अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, तो सबसे पहले हमें वर्णों के बारे में पता होना चाहिए कि वर्णमाला या वर्ण किसको बोलते हैं। उसमें स्वर और व्यंजन, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट और वोवेल्स किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला, वर्णमाला किसको बोलते हैं। वर्णमाला की मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बताता हूँ। तो वर्णमाला बोलते हैं जब भी किसी वर्ण को एक सीक्वेंसली अरेंज किया जाता है, किसी एक सार्थक क्रम में अरेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्णमाला। और वर्ण किसको बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि होती है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटे से छोटा जो भी वर्ण इकाई होती है उसको बोलते हैं हम वर्ण। संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। तो संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। वर्णों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत में टू टाइप्स के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में इनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन, लेकिन अगर संस्कृत में बात करेंगे तो स्वर को बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। हल क्यों बोलते हैं और अच ही क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वर किसको बोलते हैं। तो जैसे हिंदी में आपने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं स्वर। और जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता बोलती है, उनको बोलते हैं हम व्यंजन। तो इस तरीके की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आए हो स्वर और व्यंजन की। तो देख लीजिए, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। तो ह्रस्व स्वर होते हैं जो छोटे स्वर होते हैं, जैसे आ ई ऊ, छोटा ऊ है ना, और री और री। और दीर्घ स्वर होते हैं जो बड़ी मात्रा निकालते हैं या जो बड़ी आवाज़ निकालते हैं, जैसे आ ई ऊ। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और प्लस स्वर होते हैं जो एक लंबे सुर में बोले जाते हैं, जैसे ओम बोला जाता है। तो ये सब होते हैं प्लस स्वर। अब देखो व्यंजन अथवा हल, तो व्यंजन को ही हल बोलते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लगती है उसको बोलते हैं हम व्यंजन, और जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे बोलते हैं हम स्वर। तो इनको चार भागों में बांटा जाता है, व्यंजन को या हल को। और व्यंजन कुल 33 टाइप्स के होते हैं। अब देखो, टाइप्स नहीं बोलेंगे, मतलब 33 होते हैं इनका। अगर हम नंबर बात करें तो स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं, तो जितने भी वर्णमाला में वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, तो इन वर्ग में पाँच पाँच व्यंजन होते हैं। और पाँच पाँच व्यंजन को अगर हम ऐड करेंगे तो पाँच वर्ग के पाँच पाँच व्यंजन कितने हो गए, 25। तो स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं, 25। अब इसमें अगर हम क वर्ग के बात करें तो कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ ण, ये सब आपने वर्णमाला में पढ़े होंगे। तो वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं और उसी वर्ग के व्यंजन होते हैं। और अगर हम इनके उच्चारण की बात कर लेते हैं तो उच्चारण में जैसे कै का होता है कंठ, और च का होता है तालव्य, ऐसे ही आगे होता है टै वर्ग का होता है ट ठ ड ढ ण। तो इसका होता है मूर्धन्य, और इसका होता है त वर्ग का होता है दंत्य, और प वर्ग का होता है ओष्ठ्य, क्योंकि बिना होठ के हम पै वर्ग के किसी भी वर्ण को बोल नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं तो अंतस्थ व्यंजन है, ये गलत लिखा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। तो य र ल व जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उस व्यंजन होते हैं तीनों श और है, इन चारों को मिला करके हो जाते हैं हमारे पास ओस व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन उनको बोलते हैं जो किन्हीं दो वर्ण से मिलके बने होते हैं, जैसे मान लिया तो व्यंजन से मिलके बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ये छह छत्रीय होता है, तो छह छत्रीय किससे मिलके बना होता है, कक्षा वाला शय जो होता है, ये का और पैटचिरा स दोनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को आधा आधा लिया गया है, तब जा करके ये श बना है। त्रय त्रिशूल जो होता है वो बनता है त और रै से। ये भी आ जाता है कि त्रय किस किस वर्ण से मिलके बनता है, या ज्ञ ज्ञानी किस से मिलके बनता है। तो ये सब चीज़ें देख लेना। अनुस्वार वर्ण क्या होते हैं, अनुस्वार देखो, वर्णों के ऊपर जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, जैसे अंकी बिंदु होती है, चक्र बिंदु होती है, उन सबको बोलते हैं हम अनुस्वार। जैसे गंगा में लगा होता है, आँख पे लगा होता है, तो ये सब होते हैं अनुस्वार। विसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, तो उसके लास्ट में दो पॉइंट लगा देते हैं, उनको बोलते हैं विसर्ग। जैसे बालक, तो बालक अगर विसर्ग लग जाते हैं तो बालकः ऐसे बोला जाता है। और श्याम, श्याम है, तो ये सब होता है विसर्ग। क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके से कि जैसे मान लिया कोई वर्ड लिखा है, जैसे राम लिखा है, सामने लिखा होता है विसर्ग,
कि प्रयुक्त वाक्य में या प्रयुक्त शब्द में कौन सा चिन्ह या कौन सा एक तरीके से क्या चीज़ उपस्थित है, तो उसमें बता देते हैं कि अनुस्वार है या विसर्ग है या अनुनासिक है, जो भी ऑप्शन दे देते हैं। तो उसमें आता है हमारे पास विसर्ग लगे होते हैं। अब अनुनासिक क्या होता है, जिनको हम नाक से बोलते हैं, जैसे ण है, ण को हम बिना नाक की सहायता के बोल ही नहीं सकते। य, ण, न, म, इन सबको मतलब कि जितने भी वर्ग होंगे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सबके जो अंतिम वर्ण होंगे, मतलब पांचवा अक्षर जो होगा, वो सारे के सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। ये देख लीजिए, ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, और जो ण है ये होगा हमारे पास किसका हो गया, च वर्ग का। ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग है ना, और फिर ये त वर्ग और ये प वर्ग। और फिर आता है हमारे पास वर्णों का पांचवा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है। मैंने बताया कि हर एक वर्ग का, ये वर्ण नहीं होगा, वर्गों का होगा, तो हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होगा वो अनुनासिक होगा। अब देखो, ये आता है हमारे पास वर्ण और उच्चारण स्थान और सूत्र। तो इस सूत्र को अच्छे से समझ लो तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले देखो, ए, आ, क वर्ग और छ और विसर्ग, ये सारे अगर हम अलग अलग तरीके से याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो देखो, जो कंठ में आता है, जो आ होगा, क वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, और ये होगा विसर्ग होगा, इन सबको हम कंठ से बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अशु अकुह अकुह विसर्जन्याम कंठा। तो मतलब आ से हो गया अ, कै से हो गया कै वर्ग, है से हो गया है, और विसर्ग से मतलब हो गया विसर्ग, और इन सबको बोला जाता है कंठ से। उसी तरीके से दूसरा जो है कि ई च वर्ग, य वर्ग, सॉरी य वर्ग नहीं, य और श, इन सबको बोला जाता है तालु से। तो इचु यशा नाम तालु, ई से हो गया ई, चू से हो गया च वर्ग, और यह हो गया एक अलग वर्ण, और श हो गया एक अलग वर्ण, और यह नाम मतलब कि इन सबको किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो इचु यशा नाम तालु। कुछ वर्ण होते हैं, देखो इनको इस तरीके से याद रखना। एक होता है कु, चू, टू, तू, पू, कु, चू, टू, तू, पू। तो कु से होता है कै वर्ग, च से होता है च वर्ग, और ट से होता है ट वर्ग, त से होता है त वर्ग, और प से होता है प वर्ग। तो ये सब याद रखने वाली बात है, कु, चू, टू, तू, पू। अब देखो आगे होता है थर्ड वाला। तो इसमें मूर्धा से कौन कौन से होते हैं, मैंने वैसे अपनी याद करने के लिए एक इसकी ट्रिक बना रखी है। अगर आपको कंटिन्यू याद होते हैं तो इसका ये ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक होती है, मैं लिख के बताता हूँ। इसकी ट्रिक होती है कत, मद, ओ। कैसे हो गया कंठ, तैसे हो गया तालव्य, मैं से हो गया मूर्धा, दै से हो गया दंत्य, ओष्ठ, ओ से हो गया ओष्ठ है। अगर हमें सीक्वेंस इन सबके याद है कि पहला आता है हमारे पास कै वर्ग, दूसरा आता है हमारे पास च वर्ग, तीसरा आता है ट वर्ग, फिर आता है हमारे पास त वर्ग, और उसके बाद आता है हमारे पास प वर्ग। तो इन सब के अगर हम वर्ग के सीक्वेंस याद हैं तो हम इस ट्रिक से लगा सकते हैं कि जैसे मान लिया मैंने पूछा कि मैं जो आएगा या पै जो चलो ध धनुष मान लेते हैं कि ध धनुष कौन से वर्ग में आएगा, और वो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जो ध धनुष होगा वो त, थ, द, ध, न आएगा, मतलब कि तय वर्ग में आएगा। और तय वर्ग का क्या होता है, पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, फोर्थ होता है। तो वो होता है कु, चू, टू, तू, मतलब कि फोर्थ में आएगा। तो पहले पे आ गया कै, दूसरे पे आ गया तय, तीसरे पे आ गया मैं, और फोर्थ पे आ गया द। इसका मतलब ध धनुष जो होगा क्या हो गया, वो दंत्य होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखो आगे, फोर्थ नंबर है हमारे पास ये। फोर्थ में क्या है, इसको क्या किया जाए, हाँ ये देख। तो फोर्थ है ऋतु लसा नाम दंता, मतलब कि लय जो होगा और तय वर्ग के सारे जितने वर्ड होंगे और लय जो होगा ये सब का किससे होंगे, दंत से बोले जाएंगे। तो ये सारे वर्ड हैं, जैसे लय होता है तय वर्ग के वर्ण होंगे, या फिर लय होगा, और ये श जो होगा ये सब किससे बोले जाएंगे, दंत से बोले जाते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आगे भी सारे श्लोक ही दिए हुए हैं, इन चीज़ को समझ लेते हैं पहले। और कितने हैं ये, 11 है, चलो ज़्यादा नहीं है। तो दंते तक हो चुके हैं, अब इसमें आगे हम समझते हैं।
फिफ्थ है हमारे पास छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पै वर्ग। तो इसका है ओष्ठ, क्योंकि पै वर्ग में देखो पै बोलेंगे, फै बोलेंगे, बै बोलेंगे, मैं बोलेंगे, बिना होठ को मिलाए हुए हम बोल ही नहीं सकते। नहीं तो कोशिश कर लेना, दोनों होठ को ऊपर नीचे पकड़ो और पता करके देखो कि बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे। तो इसका देखो सूत्र क्या है, इसका सूत्र है उपू। ऊ से हो गया ऊ, पू से हो गया पै वर्ग, और पै से हो गया ऊ से हो गया ऊ, पू से हो गया पै वर्ग। और इनकी सारी जो ध्वनि होती है ये किससे निकलती है, ओष्ठ से निकलती है। अब ऐसे ही हो गया, इन सबको नासिका से बोलते हैं। इसका ये सूत्र लिखा है, इसको सूत्र को अलग उतार लेना। अब देखो आगे है ए और ए, इनको कंठ और तालु से बोलते हैं। तो ये ए होता है और इनको बोलते हैं हम कंठ तालु से। ए और ए इन दोनों को कंठ तालु से बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है ए और ए वाला। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ओ और औ, कंठ और ओष्ठ। तो इसको बोलते हैं ओ। तो जब भी हम ओ बोलेंगे तो हमारे होठ दोनों एक मतलब गोल शेप बनाते हैं। तो इनको बिना हम होठ की सहायता से और कंठ की सहायता के बिना बोल ही नहीं जाते। तो ये किससे बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ के दोनों मिक्सचर के साथ बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वह वाला है। वह जो है दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। वह को लोग गलती कर देते हैं कि वह जो बोला जाता है उससे बोला जाता है, जीवामूल से बोला जाता है कि जीभ से बोला जाता है, लेकिन नहीं, ये वह जो बोला जाता है, जीभ तो वहीं बैठी रहती है। ये बोला जाता है दंत और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ के सहारे बोला जाता है वह। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, देखो वकारस्य दंतोष्ठ है। तो जो वह का कार होता है, कार बोलते हैं अक्षर को, तो वह बोला जाता है दंत और ओष्ठ से मिलकर के। और ये है आगे हमारे पास क्या, पै और फै। पै और फै को बोला जाता है जीभ का जो मूल द्वार होता है ना, वहाँ से बोला जाता है पै और फै को। तो पै को, वैसे पै को बोला जाता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये पै नहीं होगा, कुछ और होगा। तो पै को जो बोला जाता है ये पै वर्ग में आएगा, और पै वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। और अनुस्वार होता है नासिका। अनुस्वार जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे हर एक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, वो सारे बोले जाते हैं नासिका से। जैसे कि ण होता है, ये होता है, और न होता है, मैं होता है, ये सब नासिका से बोले जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ बेसिक सी बातें हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, और मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो इस वजह से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आगे वीडियो में बेस्ट इंप्रूव करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।